हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करना चाहते हैं एपिसोड नंबर 27 में आपके कुछ सवालों की और मेरे कुछ जवाबों की। तो पहला सवाल आज पूछा है मोहम्मद जैद जी ने। मोहम्मद जैद ने ये पूछा है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है क्या वो सेफ है लंबर कैनाल स्टेनोसिस के केस में। तो मोहम्मद जैद जी, कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट जनरली बहुत ज़्यादा सेफ हो, चाहे वो लंबर कैनाल का पेशेंट हो, चाहे वो थोरेसिक पेशेंट हो, चाहे वो सर्वाइकल पेशेंट हो। कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी जिसमें आप जॉइंट्स का एडजस्टमेंट करते हैं और एक्सेस नाइट्रोजन भी निकालते हैं और उससे जो अलाइनमेंट होता है उसको रिस्टोर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रीटिंग द लंबर कैनाल स्टेनोसिस। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मदर को इस तरह का इशू है, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उससे मिल पाएगा। पर यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करने से या फिर फिजियोथेरेपी करने से या कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक लेने से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स को स्पाइन डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो नियरेस्ट हो आपके या जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और उसके बाद उस ट्रीटमेंट को डिस्कस करके, स्पाइन सर्जन से ट्रीटमेंट को डिस्कस करके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा जो आपका जो मेन सवाल है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट सेफ है, तो इट्स 99.99% सेफ, और इतना ही सेफ कोई भी इलाज जनरली होता है एज अ प्राइमरी मोडालिटी फॉर ट्रीटमेंट। थैंक यू। समी कुमार जी ने आज का दूसरा सवाल पूछा है और उन्होंने पूछा है कि उनकी मदर को सयाटिका का दर्द हो रहा है 20 सालों से। तो ये जो 20 सालों से उनको दर्द हो रहा है, इस दर्द के कारण उनको काफ़ी परेशानी है और यही वो दर्द है जिसकी वजह से वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए समी कुमार जी, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए जो कि आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में समझे और आपके MRI कराए, आपकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़ करे, आपको डिटेल में बेसिकली चेक करे। और जब आप डिटेल में एग्जामिनेशन करते हो तो एग्जामिनेशन करने के बाद कई सारी बातें निकल के आती हैं। तो आप किसी भी नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर से मिलें जो कि आपकी परेशानी को समझे, किसी स्पाइन सर्जन से, स्पाइन स्पेशलिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उनसे फुल डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट करवाएं और उसके बाद वो आपको सही राय बताएंगे कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कायरोप्रैक्टिस, इंजेक्शंस, इन सब चीज़ों से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता और ऐसे केस में कभी कभी कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो उससे डरने की बात नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करके आप सही इलाज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी का इलाज कोई खतरे वाला है या स्पाइन सर्जरी कोई बड़ी खतरे वाली चीज़ है। आजकल रेगुलरली स्पाइन सर्जरीज की जाती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को अच्छी स्पाइन सर्जरी करके दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मिस्टर अभिनीश जी ने पूछा है। उन्होंने बताया है कि उनकी सर्जरी को 7 से 8 महीने हो गए हैं, तो क्या वो भारी काम कर सकते हैं। देखिए अभिनीश जी, ऐसा है कि आपकी सर्जरी के बाद भारी काम कब कर पाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना भारी काम कर सकते हैं, इस बात के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि किस तरह की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी आपकी हुई है। यदि माइक्रो डिस्केक्टमी की सर्जरी होती है तो हम पेशेंट्स को करीब 3 महीने बाद आगे झुकना, वज़न उठाना अलाउ कर देते हैं, एक्सरसाइज करना अलाउ कर देते हैं। किसी की टी-लिफ्ट सर्जरी होती है तो उसके हिसाब से अलग प्रोटोकॉल होता है। किसी की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो अलग प्रोटोकॉल होता है। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के अलग प्रोटोकॉल होते हैं। और अगर किसी को माइलोपैथी की सर्जरी हुई है तो उसके केस में बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल होता है। तो अभिनीश जी, आपका सवाल मैं जानता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पूरी तरह इसको जवाब देने में असक्षम इसलिए हूं क्योंकि जब तक हमें पता नहीं हुआ क्या डिटेल्ड सर्जरी हुई है आपकी, तब तक हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी कि जिन डॉक्टर साहब ने आपकी सर्जरी की है उन डॉक्टर साहब से अगर आप पूछेंगे तो उनको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उन्होंने जब सर्जरी की होगी तो देखा होगा कि किस तरह की समस्या है और सही इलाज किया होगा। तो उस इलाज के प्रति वही डॉक्टर आपको बेस्ट ट्राई दे पाएंगे कि आपके स्पेसिफिक केस में क्या इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि 7 साल पहले मैम की सर्जरी हुई थी। मैम ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन रविंदर करके प्रोफाइल से सवाल आया है कि उनकी 7 साल पहले सर्जरी हुई थी और अब वो प्रेग्नेंट हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए स्पाइन सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी बड़े आराम से संभव है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपको 7 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो प्रेगनेंसी तो एक नॉर्मल चीज़ है और सारी वुमेन उससे कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी टाइम पे गुजरती हैं। कोई सीरियस प्रॉब्लम मुझे
नहीं लगता आपको होनी चाहिए। आप निश्चिंत होकर अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बारे में आपको एक बार अपने स्पाइन डॉक्टर और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिटेल में बात करनी चाहिए और उनको भी इस बारे में लूप में रखना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर त्रिलोचन साहू जी ने। त्रिलोचन साहू जी ने पूछा है कि उनको स्पाइन की प्रॉब्लम थी जो कि अभी 70% रिकवर कर गई है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो शादी कर सकते हैं और शादी के बाद उनको मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखिए त्रिलोचन साहू जी, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम अगर आपको 70-80% तक ठीक हो चुकी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह की आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम जो रिकवर कर रही होती हैं वो मैरिटल लाइफ में कोई इशू नहीं क्रिएट करती। हालांकि फिर भी आप एक बार एक यूरोलॉजिस्ट से और या फिर एक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम किस हद तक थी और किस तरह से ठीक हुई है। वो आपको डिटेल जानकारी आपके केस को डिटेल में समझ के और आपको ढंग से न्यूरोलॉजिकली एग्जामिन करके दे पाएंगे। आप चाहें तो हमें भी रिपोर्ट भेज सकते हैं, हम लोग आपको देख के एग्जैक्टली बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको असेस किया जा सकता है। एक सवाल पूछा है इसरार अहमद जी ने। इसरार अहमद जी ने ये पूछा है कि उनको शायद स्कोलियोसिस है और डॉक्टर्स ने बोला है कि स्कोलियोसिस सर्जरी के बाद पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसरार जी, स्कोलियोसिस बहुत तरीके की होती है। कुछ स्कोलियोसिस ऐसी होती हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। कुछ स्कोलियोसिस ऐसी होती है जिसमें सर्जरी करने की ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन वो ठीक नहीं होते। कुछ स्कोलियोसिस ऐसी भी होती हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी से मरीज़ को अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। और कुछ स्कोलियोसिस ऐसी भी होती हैं जिसमें सर्जरी कर तो सकते हैं लेकिन रिजल्ट आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तो ऐसे स्पेशल केसेस में जिसमें स्कोलियोसिस कर्व बहुत ज़्यादा है, कॉर्ड के लेवल पे कोई कंप्रेशन है, ऐसे केसेस में सर्जरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और सर्जरी तब तक नहीं करते जब तक कि पेशेंट ऑलरेडी पैरालाइज होना या वीकनेस या डेफिसिट होना शुरू नहीं कर देता, क्योंकि पैरालिसिस सर्जरी इटसेल्फ में कॉज पैरालिसिस। हमारे पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पेशेंट पैरालाइज ना हो लेकिन करेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्कोलियोसिस है उसको डिटेल में स्टडी किया जाए, उसका डिटेल में सीटी हो, एक्सरे हो, उसका एंगल कैलकुलेट हो और फिर आपको सही डॉक्टर राय दे पाएंगे जो रेगुलर स्कोलियोसिस का ऑपरेशन करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही और मुझे लगता है कि कुछ पेशेंट्स की ज़रूर इस सीरीज़ से मदद हो पा रही है। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा जब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवालों को लेने की, आपको जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, जितना भी मेरे पास टाइम निकलेगा जवाब देने की। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान सब पे अपनी कृपा बना के रखे। थैंक यू।